ओके बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे आज की सेशन। आई होप वॉइस वगैरह ओके होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, तो आपके मेरे पीछे ना आपको एक वीडियो दिख रही होगी जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। आज हमने टॉपिक है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों पहुंचा? क्योंकि देखा जाए तो सर दोनों ही एक साथ आजाद हुए थे, है ना। 1947 में जब सेपरेशन हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलग बने थे। इससे पहले सभी एक साथ रहते थे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, सडनली चेंजेस क्या हुए, जो ऐसा देखना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे सडन चेंजेस हुए। आप देखेंगे कि सब पहले जो पाकिस्तान को जितना मिला उतना आई थिंक इंडिया को नहीं मिला था, है ना। वहां पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान को मिला था, जो उसको संभाल नहीं पाया, है ना। तो बहुत सारी चीजें जिसका रीजन है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसे क्यों पहुंचा, कि आखिर क्या रीजन थे जिसमें पाकिस्तान को ये सारे इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो, हमने ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए साथ हमने बनाया कि इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ पे आई है, पाकिस्तान में। इससे पहले सेम हमने जब डिस्कस किया था एक बार, तो हमने बताया था श्रीलंका में भी सेम हुआ था। श्रीलंका में भी सेम हुआ था जब उसकी इकोनॉमी चली गई थी। मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है, सर ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्राएं, फॉरेन रिजर्व बिल्कुल कम हो गया है। देखिए, कोई भी देश होता है, हम कोई भी सामान आता है ना, हमने यूएसए से कुछ सामान मंगवाया, कहाँ पे, इंडिया में, तो वहां से जो पैसा होगा वो किस में देगा सर, डॉलर में देगा। डॉलर में हमारे पास पैसा आएगा, तो वो डॉलर आपको क्या होगा, आपके पास डॉलर आ रहे हैं, तो आपके पास क्या है, फॉरेन रिजर्व होता है। तो वो फॉरेन रिजर्व क्या हो गया, पाकिस्तान के पास बिल्कुल कम हो गया। और पाकिस्तान ने क्या ले रखा है, कई देशों से लोन ले रखा है। ये लोन उसको चुकाना है ना। और ये लोन इसलिए चुकाना है क्योंकि भाई कोई भी लोन होता है क्या उधार तो देता नहीं है, कोई भी लोन उधार देता नहीं है। उसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। और पाकिस्तान के पास इंटरेस्ट चुकाने तक के भी पैसे नहीं है, यानी पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो हो गया है बैंकरप्ट। इस बैंकरप्ट की कहानी कहां से शुरुआत होती है, आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्राइसिस यहां से शुरुआत होती है। आप ये भारत का मैप देखिए, है ना। ये है पार्टीशन का समय का, जब 1947 का, जब ये पाकिस्तान को ये मिला था। और ये एक नॉर्थ, ये इसको दिया गया था श्रीलंका, है ना। यहाँ पे जो आज है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसे यहाँ पे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये हिस्सा पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर का हमारा हिस्सा है ना, पीओके वाला जो इसने कुछ कब्जा कर रखा है। तो ये हमारा पूरा भारत का मैप है। हम आपको दिखा दें कि भारत को भी ये सारी चीजें मिली है और ये पूरा हिस्सा अपना भारत है। तो पाकिस्तान ना ये संभाल पाया, वहां पे इनके साथ इतना अत्याचार किया, बांग्लादेशियों के साथ उन्हें बिल्कुल नीच भावना के साथ हुई। तो देखो कहाँ गलती हुई, ये भी जानना जरूरी है। हमारे 1947 में क्या हुआ, बंटवारा किया गया, किस धर्म पे, वो बांटा गया हिंदू और मुस्लिम के तौर पे। हिंदू और मुस्लिम के तौर पे बांटा गया, दो देशों को बांटा गया हिंदू और मुस्लिम में, कि भैया बंटवारा करो। मोहम्मद अली जिन्ना वहां के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और यहाँ पे नेहरू जी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मरते वक्त एक चीज कही थी कि अगर उन्हें पता होता कि आगे, जब उन्हें वो दावा किया था कि अगर मेरे को पता होता कि बंटवारे के बाद ये चीज होगा, वो कभी बंटवारा नहीं चाहते थे। बस यही है। इसके बीच में मजा किसने वाला, ब्रिटिशर्स, जो कवर कर रहा था ना, कवर बीबीसी, इन्हीं के ये सब वो सीड है जो कि आज ये निकल के आए, ब्रिटिशर्स के थे। और दूसरी बात क्या, पाकिस्तान ने कभी भी ना इकोनॉमी पे ना अपना ध्यान ज्यादा नहीं दिया। पाकिस्तान ने कभी भी इकोनॉमी पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया। देखो भाई, सिंपल सा एक लॉजिक है। आप ना कभी भी किसी से दुश्मनी होती है, किसी से भी लड़ाई होती है, तो आप लोग ये भी देखिए कि हमें अपना लाइफ में भी मैटर करता है कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी होगी तो हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, ना कि उससे दुश्मनी निकालिए। पाकिस्तान की गलती यही थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा क्या करता था, वो इंडिया को नीचे दिखाना चाह रहा था। वो क्या कर रहा था, इंडिया को नीचे दिखाना चाह रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, क्या जो उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई। लेकिन भारत ने क्या किया, किस भारत ने दिया डेवलपमेंट पे जोर। भारत ने, हमारे देश ने दिया डेवलपमेंट पे जोर, जिसके नतीजा ये हुआ कि आज हमारी इकोनॉमी क्या है, अब जा रही है। आज पूरी देश हमें सलाम करती है। मैं अपने इंडियन जितने भी लोग हैं, है ना, उनको मैं सल्यूट करता हूँ जो कि कंट्रीब्यूट करें। हर एक लोग
देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप एक पेन या पेंसिल भी खरीद रहे हैं ना, तो आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि सब ने इस देश को बहुत सहयोग दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप जैसे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे शिक्षित हो रहे हैं, वो अपने एक देश की इकोनॉमी चला रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान किस पे दे रहा है? टेररिस्ट पे देते हैं, है ना, टेररिज्म पे खर्चा कर रहे हैं। तो वहां पे अगर ये चीजें कम करेंगे तो क्या होगा? उनके देश में भी उन्नति आएगी। आखिर कोई भी दो पड़ोसी होते हैं, आपके देश बगल वाले घर होते हैं, तो सभी चाहते हैं कि सभी सुख और शांति से रहे, है ना। आपके पड़ोसी अगर आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे या आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? खुद ही गड्ढे में खुद जाते हैं। तो ये जीता जाता उदाहरण है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। ठीक है, ये चैप्टर में भले इकोनॉमिक्स और ये आपको जनरल नॉलेज के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लाइफ पे भी एक बहुत बड़ा एक संदेश जाने वाला है। तो इसलिए बहुत कुछ सीखना चाहिए। यही चीज है जो हमें सिखाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? पाकिस्तान ने किसको फंड किया? टेररिज्म को फंड करना चालू किया। किसको फंड किया? टेररिज्म को फंड किया। इसको मैं अकेले नहीं कहूंगा, इसके पीछे यूएसए भी है। यूएसए का भी सबसे बड़ा हाथ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप देखोगे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की बात करें, जब वहां पे तालिबान गए, तालिबान जब यूएसए भागा अफगानिस्तान से, तो क्या हुआ? अपने क्या हथियार भी वहीं पे छोड़ गया, अपने वॉर इक्विपमेंट्स भी वहीं पे छोड़ गया। तो क्या हुआ? जिसके कारण आज वो तालिबान भी आ गए। आज तालिबान राज कर रहा है। भले ही भारत उसकी मदद कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि टेररिस्ट टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, तो टेररिज्म हमेशा क्या होता है? घातक ही होता है, कभी वो फायदेमंद नहीं होता। तो टेररिज्म इज ऑलवेज डेंजरस। तो पाकिस्तान ने किस पे इन्वेस्ट किया? टेररिज्म पे। ठीक है, किस पे इन्वेस्ट किया? टेररिज्म पे। वहीं भारत ने क्या किया? वहीं भारत ने इन्वेस्ट किया, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को पाया। भारत में क्या हुआ? जब टेररिज्म पे इन्वेस्ट हुआ, भारत ने शिक्षा पे इन्वेस्ट किया। तो शिक्षा से क्या मिला? शिक्षा से मिले हमें एपीजे अब्दुल कलाम। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सल्यूट है इनका, बहुत बहुत सल्यूट है, क्योंकि आज इनके कारण हमें बहुत कुछ चीजें मिली है भारत को, है ना। क्योंकि मैं इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी कई लोग हैं जिन्होंने लिया है, लेकिन इसके पीछे एक अलग वो है। वहीं पाकिस्तान में क्या मिला? इंडिया ने हमें क्या दिया? इंडिया में हमें मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वहीं पाकिस्तान में कौन मिला? आप लोग जानते हैं कौन है? ये है हाफिज सईद। हाफिज सईद, जो कि कौन है? टेररिस्ट है ना। जो कौन है? टेररिस्ट है। टेररिस्ट है। कहाँ के? पाकिस्तान के। तो ऐसे टेररिस्ट ही पैदा होंगे जब वहां पे आप कहाँ पे गलत जगह इन्वेस्ट करोगे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन माने गए। तो इसीलिए इन्वेस्ट करो शिक्षा पे, ना कि टेररिज्म और हेट्स पे। टेररिज्म और हेट्स पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइफ में क्या सीखने को मिला? देखो, एजुकेशन। आपको एक चीज बताता हूँ कि लाइफ का बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से हमें सीखने को मिला कि आपकी जो शिक्षा है ना, वो आपके साथ रहने वाली है। आपका जो एजुकेशन है वो आपके साथ रहने वाला है, लेकिन लोग नहीं। कैसे? कि आज आपके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पूरे साथ लाइफ में रहेंगे, आपके साथ पूरे टाइम लाइफ में रहेंगे, लेकिन जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने पढ़ाई की, जो आपने चीज सीखा, यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो, वो आपके पूरी लाइफ टाइम तक रहेंगे, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा सर्वोपरि। क्योंकि एक मैं बहुत मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहता हूँ, कई लोगों के आते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया उनकी डॉक्टर अवध ओझा सर की क्या बात करें। उन्होंने कहा था, और खान सर ने थे, उनकी क्या बात है। ये दो मतलब दो तीन टीचर ऐसे, दिव्य कीर्ति सर है, कई ऐसे टीचर्स है जिनकी बात मेरे को बिल्कुल बेस्ट लगती है। उनका ये कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने इसे पिया है, जिसने इसे पिया है वो हमेशा ऊपर उठा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो पाकिस्तान की तरह बनोगे, नहीं तो पाकिस्तान की तरह की एग्जाम्पल सेट करोगे। तो इसलिए कहना है कि भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनो। कई लोग हैं हमारे देश में भी जो है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन क्या होता है उनसे कभी पूछोगे कि सर एपीजे अब्दुल कलाम का तुम वो क्यों नहीं इल्जाम लेते हो? जो कई लोग होते हैं जो मुस्लिम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी को अपना पक्ष रखना चाहिए, मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये कहने का मतलब है कि कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी को
ये समझ जाए कि हमें बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है। जिस दिन ये मन में ठान लिया ना, उस दिन देखो कि मुस्लिम कम्युनिटी कितनी शिक्षित आगे बढ़ जाएगी। देखो बहुत चीजें से बहुत चीज सीखने को मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। बहुत ऐसे लोग, ऐसे नहीं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने किताब शिक्षा को उठाई है, वो आगे बढ़ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी क्या बहुत सारी चीजें देखी है, उन्होंने भी क्या वो हमें वो दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो ये एक चीज क्या है, सब कुछ शिक्षा, यानी समझ लो कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शिक्षा है तो सब कुछ है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का साथ देते हैं अपने देश में भी, मेरा ये कहना है कि जिस दिन आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की बात करना चालू कर दी ना, शिक्षा पे बात करनी चालू कर दी, उस दिन देखना कि देश किस तरीके तरक्की पे करेगा। आज मैं कहता हूं कि हमारे देश में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि हम लोग अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और वो आज पूरा विश्व जान रहा है कि हाँ, आज भारत किस स्थिति में है और भारत किस मोड़ पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस के टाइम में भी कंट्रीब्यूट किया, बीजेपी की गवर्नमेंट में भी कंट्रीब्यूट करे, आगे भी करेंगे। बस एक अच्छी दिशा चाहिए, वो है शिक्षा की। शिक्षा ही हमें आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आते हैं कि ये पीओके का मैप देखिए। जब पाकिस्तान के पास, जो आप देखोगे अभी भी क्या आता है पाकिस्तान में, आप देखोगे अभी भी वहां के शहबाज शरीफ है, वहां के पीएम पीएम शहबाज शरीफ है। अभी भी क्या कहते हैं, वो पीओके की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीओके की बात करते हैं। भाई पाकिस्तान पीओके की बात करते हैं, ये तो पूरा हमारा ही है ना। जे एंड के क्या है, जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा ही है, क्योंकि सर का ताज है हमारा। क्या है वो, हमारा सर का ताज है। तो उसको कैसे छोड़ देंगे, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? सर के ताज को थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। माना कि ये चीज है, लेकिन आज पाकिस्तान खुद ऐसी स्थिति में है कि वो अपने आप ही वो सरेंडर कर देगा। ये चाइना ने कर रखा है, ये चाइना ने कर रखा है, और ये पाक ने कर रखा है कब्जा। इन्होंने धोखे से हमारे साथ वॉर के थ्रू जो भी किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाँ, एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब ये सारी चीज अपने अंदर आएगी, नो डाउट। क्योंकि उसके लिए पूरा देश खड़ा है ना। सब एक ही सुर में है कि भैया पूरा अखंड भारत बनेगा, और अखंड भारत बनेगा, है ना। सभी कहते हैं कि अखंड भारत का मैं भी समर्थन करता हूँ, है कि नहीं। अखंड भारत ही है, पहले तो सब एक ही थे, है ना। तो क्या था, ये एक कहानी बताता हूँ आपको अखंड भारत की क्या है। देखो, पापा होते हैं घर में, है ना। पापा सबसे बड़े होते हैं घर में, है ना। उनके दो चार बच्चे थे, है ना। तो क्या हो गया कि एक दो बच्चे नालायक हो जाते तो उनको अलग कर देते हैं, लेकिन रहते तो एक ही घर में, है ना। कहलाते तो एक ही घर के। तो सेम जो भारत देखोगे, तो पहले भारत था, भारत से ही ये चीजें अलग हुए, है ना। नेपाल वगैरह ये सारा एक ही हिस्सा है। तो मतलब इसको जब आप पढ़ोगे पूरे इतिहास में, तो ये कहोगे कि हाँ, अखंड भारत ही पूरा भारत है। तो इसीलिए जब इतिहास की शुरुआत होगी, तो इतना पहले पाकिस्तान था ना, ये था, पहले भारत था। तो इसीलिए अफगानिस्तान, ये स्थान आप देखोगे, कई चीज है अभी भी भारत के कितनी सर्वश्रेष्ठ है, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और इसी तरीके से शिक्षा ही एक माध्यम है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, है ना। अब बात करें, पाकिस्तान बिलाप रोता रहा, और वो कर्जा किसके आगे मांगता है? आईएमएफ के मामले में। आप बच्चे नोट कर लेना, आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है कि पैसे देता है, ये आपको कहता है पैसे देता है, और पैसे फ्री में नहीं देता, है ना। पैसा कोई फ्री में नहीं देता। मान लो कि मैं हूं, अगर मुझे कोई पैसा देना चालू कर दे, तो ऐसा नहीं है कि फ्री में देना चालू कर देंगे। उसके लिए क्या होता है, कुछ वो पैसे चार्जेस करते हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आईएमएफ क्या होता है, फंड रिलीज करता है। क्या करता है, ये फंड रिलीज करता है ना। ये क्या करता है, फंड रिलीज करता है। तो पाकिस्तान गया कि भैया हमें फंड दे दो, लेकिन आईएमएफ ने देखा, कुछ शर्तें रखी। इनकी क्या होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है इनकी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो लोन देने के लिए, बैंक में जब आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो क्या होता है, वहां पे भी आपकी क्या कुछ कंडीशन होती है कि आपको लोन लेना है, तो आपको ये कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए भी इकोनॉमिक के लिए वो गया बैंक में, और उसके लिए क्या हुआ, लोन मांगने के लिए, भैया सर लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। लेकिन क्या हुआ, बैंक जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी, आईएमएफ ने भी रखा। लेकिन अभी जो करंट अपडेट आया है कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया। क्यों? देख रही है कि भाई तुम तो पुराना कर्ज तो उठा नहीं पा रहे, तुम ब्याज तो भर नहीं पा रहे,
और तुम लोन पे लोन दे जा रहे हो, कोई बैंक देगा लोन? आप मान लो कि 10 बैंक से लोन ले लो, अभी करंटली विजय माल्या का एग्जांपल ले लो, विजय माल्या देश से भाग रखा है, भगोड़ा है ना, विजय माल्या क्या है, भगोड़ा है। और वो मान लो कि अगर वो बैंक से बोले कि अच्छा काम करता हूँ, मैं आपका कर्जा तो चुका देता हूँ, आप मुझे लोन दे दो, बैंक देगा? अरे भाई पहले पुराना वाला तो दे दो, इसलिए तो हम आपको जेल के लिए भेज रहे हैं, आप भागे आराम से लंदन में घूम रहे हो। तो क्या है, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप लोन चुकाइए, पहले आप इसको अपने देश की स्थिति संभालिए। तो पाकिस्तान हो सके तो आप क्या होता है कि एक मिनी बजट पेश कर सकता है, मिनी बजट पेश कर सकता है ताकि कुछ वो टैक्स कलेक्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि जो आईएमएफ ने रखा कि भैया पेट्रोल का प्राइस, क्या बोला कि पेट्रोल का प्राइस कम से कम 400 रुपए पाकिस्तानी रुपए कर देंगे, ठीक है। और उन्हें डिफेंस में से पैसा कटौती करेंगे, और डिफेंस में से लगता है आपको कटौती करेगा? वो तो हमारे देश के खिलाफ ही वो करना चाहता है, एक हाथ से मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ से छुरा भोगने का काम करते हैं, तो कभी वो कर पाएगा ग्रो? तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो वहां पे आया। अब आते हैं इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड क्या है, ये क्या है जो मैंने आपको बताया, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, दैट प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पूरे वर्ल्ड की, आप इनके नक्शा देखोगे, इनका लोगो देखोगे तो पूरा ग्लोब, मतलब यहाँ पे एक दिख रहा होगा ग्लोब है, नक्शा है जो पूरे विश्व का, उस पे करता है कि जहाँ पे इकोनॉमिकल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पे क्या एक संतुलन बना रहे, कि जैसे कहीं हो गया भाई किसी देश के पास ज्यादा या फिर कहीं है, तो भी एक पैसा लेके भाई चल रहा है, तू भी कुछ पैसा ले ले, तू भी कुछ अपना डेवलपमेंट कर, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, ना कि पाकिस्तान को वो बोलेंगे भैया तुम गोली बनाओ और भारत की तरफ चलाओ। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर मान लो मुझे कह दे कि ऋषु सर एक काम कीजिए, आप पत्थर इकट्ठा कर लीजिए और ना मेरे पड़ोसी के छत पे मारते रहना, मैं उसके छत पे पड़ोसी के पत्थर मार रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं वही टाइम मैं कुछ पढ़ाई पे लगाऊं या फिर मैं कुछ काम करूं उस जगह पे, तो उस जगह पे क्या मुझे कुछ ना कुछ वेल्थ मिलेगी। तो यही गलती पाकिस्तान ने की, क्या वो अपने दो पड़ोसी देशों पे लगा रहा, आज उसी का नतीजा है जो यहाँ पे वो आके खड़ा हुआ। ताकि क्या हो गया, इट एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस पॉवर्टी, ताकि गरीबी निकाली जा सके। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, तो इसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं शेयर करूंगा आपको। क्या सोल्यूशन है? देखो भाई, सबसे पहले पाकिस्तान, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, तो प्लीज अपने देश तक ये संदेशा पहुंचा देना। देखो पाकिस्तान में सबसे पहले ना, वहां पे ना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ है, क्योंकि आप देखोगे वहां पे पहले इमरान खान बने, तो वहां पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वहां पे डेमोक्रेसी, वहां पे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। वहां पे क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाई, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। वहां पे क्या होता है कि आर्मी रूल ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे ये चीज हो गई। फिर वहां पे क्या है, जैसे भारत आया है, क्या मेक इन इंडिया, वैसे मेड इन पाकिस्तान लेके आना पड़ेगा उन्हें सिस्टम, मेड इन पाकिस्तान। फिर सबसे ज्यादा जो उनकी डिपेंडेंसी है टी पे, वहां पे क्या क्या, मेड इन पाकिस्तान। फिर वहां पे एग्रीकल्चरल, देखो हर एक प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या थी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसकी बात करते हैं, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं जब भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म का आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा है सर अपने स्कूल में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो उसी तरीके से पाकिस्तान को एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आना पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, लेकिन उसके लिए भी फंड चाहिए। अब फंड ही नहीं बचा, अब तुम भैया टेररिस्ट पे फंड करोगे तो कैसे मिलेगा? ठीक है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। फिर उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि पब्लिक प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन यानी क्या, विदेशी कंपनी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या, पहले टेररिज्म भगाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, कौन सी एक फिल्म थी, है ना, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में रणवीर सिंह का एक डायलॉग होता है ना, उसमें एक रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह कहता है, याद होगा आप लोगों ने देखा होगा, रणवीर सिंह कहता है उसको, टेररिस्ट को, कि देखो टेररिज्म ज्यादा तो व्यापार कम, है ना, टेररिज्म ज्यादा तो व्यापार कम, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वहां देखो कि भारत वहां पे खेलने भी नहीं जाता, क्रिकेट भी नहीं वहां पे खेल पाता। आप देखोगे आईपीएल हो गया, वहां के पीएसएल हो गया, तो आप देखोगे कि ये टेररिज्म ही एक रीजन है।
सब कुछ है टेररिज्म। देखो भैया कंपनी कोई जाएगी ही नहीं, पता चले अभी वहीं पे अभी जो चाइना का वो सी पैक बन रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी हमारे कब्जे वाले हिस्से से निकाल रहे हैं, उसमें भी क्या हुआ, वहां पे भी घपला हो गया। तो भैया ग्लोबलाइजेशन तब आएगा जब आप यहाँ पे टेररिज्म, तो सबसे पहले तो इनको टेररिज्म भी खत्म करना ही पड़ेगा। टेररिज्म जब खत्म होगी तब जाके पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है। और वहां पे एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि वहां के लोग माइग्रेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान छोड़ के लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के माइग्रेट होके लोग पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो भैया वहां पे कैसे होगा, क्योंकि देख रहे भैया इस देश में तो कुछ मिल नहीं रहा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दुबई वगैरह चले जा रहे हैं, है ना, दुबई चले गए या सऊदी चले गए, है ना। तो ये चीज हो गया। इसके साथ इनकी प्रॉब्लम यही सॉल्व नहीं होती, इनके साथ प्रॉब्लम का जब होता है ना कि जब समस्या आती है तो चारों तरफ से गिर जाती है। ईरान ने भी इनके ऊपर ब्लेम लगा दिया है कि इन्होंने तेल के लिए हमसे पैसा लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके लिए भी नहीं आ गया। ईरान ने भी समझ दे दिया कि 2024 तक अगर आपने यहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछाई, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे, सोचो कि पेट्रोल कितना सस्ता हो जाता है, पाइपलाइन बिछाएंगे ईरान से पाकिस्तान तक, डायरेक्ट पाइपलाइन। तो उन्होंने क्या हुआ, उसका भी पैसा खा लिया। तो ईरान भी क्या कर रहा है, अब पेनल्टी थोकने की तैयारी है कि टाइम दे दिया, पेनल्टी थोक दिया कि भैया वो चीज होंगे। पाकिस्तान पता क्या हुआ कि ना एक घमंड और करूड़ पे रह गया कि सर हम ना हमारे पास ना परमाणु बम है। अरे परमाणु बम का क्या करोगे भाई, जब तुम्हारे देश के लोग ही भूखे रह जाएंगे, क्या करोगे, परमाणु बम खाओगे क्या? खेती पे ध्यान दो, तभी व्हाइट रेवोल्यूशन लाओ, गाय वगैरह, लेकिन खाओगे गाय तो कहां से व्हाइट रेवोल्यूशन आएगा? ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं बहुत मैटर करती है एक देश को आगे करने के लिए। ठीक है। अब ईरान ने पेनल्टी थोक दी, फिर उसके साथ यही नहीं, अभी हाल ही फिलहाल टर्की में अभी भूकंप आया। हम शिक्षा नंबर 1 प्रॉपर हमारी पूरी टीम टर्की में जो हुआ है, भूकंप आया है, कई लोगों की जान गई है, हमारी पूरी टीम उनके लिए शोक व्यक्त करती है, उनके परिवार के जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। और हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग एक पुराने स्थिति में आए, किस तरीके से आए। हमारे भारत देश भी काफी सहयोग कर रहा है, और मैं इस चीज के लिए हम अपने देश के सभी नागरिक और सभी वहाँ पे जो देश के जवान हैं वहाँ पे मौजूद है, उनको शुक्रिया करता हूँ कि हाँ आप हमारे देश के इतने नेक काम कर रहे हैं, हमारे वसुधैव कुटुंब को आप आगे लेकर मोटिवेट कर रहे हो। और ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि किस तरीके से टर्की हमारे साथ ही खड़ा, हमारा ही दुश्मन था जो कि हमें पीओके पे बोलता था, हमेशा टेररिज्म के लिए करता था, लेकिन आज उसने भी माना कि भारत एक सच्चा मित्र देश है जो कि मतलब मुश्किल समय में आके उनके खड़ा हुआ है, और हम खड़े ही रहेंगे। हमारे हमारे एक इंसानियत है, हम लोगों में इंसानियत है जो कि खड़े रहते हैं हम किसी के साथ दुख में। ठीक है। तो टर्की के साथ भी क्या हुआ कि भैया उसके पाकिस्तान में खुद देश में आग लगी है, वहां के पीएम कह रहे कि हम आएंगे टर्की, पीएम शरीफ कह रहे हैं, है ना, पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि भैया, शहबाज कहते हैं कि भैया हम आएंगे टर्की। टर्की ने सीधा मना कर दिया कि भाई मत आओ, पाकिस्तान को सीधा मना कर दिया कि मत आओ भाई, हम पहले अपना देश संभालेंगे कि तुम्हें संभालेंगे, तो इसलिए आप मत आइए। और इसी कारण से उसकी काफी आलोचना हुई। तो इसीलिए भैया पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए। पाकिस्तान से यही कहेंगे कि भैया अभी भी समय है, सुधर जाओ, टेररिज्म बंद कर दो, नहीं तो बाद में, है ना, बहुत बुरे हालात में आ रहे हो। तो इसीलिए कह रहे कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत खराब होती है। लेकिन इंडिया के लिए क्या है, क्या इंडिया कैसे पोजीशन पे है, इस पे भी बात करेंगे एक और सेशन में। इसके लिए भी हम अलग से सेशन रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, क्या आपकी राय है, और आपका क्या मोटिव है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे, और इंडिया की अभी करंटली पोजीशन क्या है, क्या चीज है, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आए, तो प्लीज